मंदिर से चोरी होता है वहाँ पर मंदिर में, और उसके अलावा उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में भी। तो इस तरह पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि मंदिरों में चंदा चोरी होता है, और इससे जो करोड़ों हमारे जो धर्म अनुयायी हैं उनकी आस्था को चोट पहुंचती है। लेकिन क्या ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने करीब 59,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट, अनुपूरक बजट पेश किया है, और उसको परसों पारित कराया जाएगा। उसको लेकर के उन्होंने जो इतना बड़ा खजाना लिया है, वो जो युवा है, किसान है, महिला है, इन सब का इनकी जो डिमांड है, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए ये काम किया गया है। तो अब कौन सा मुद्दा रहेगा हावी? क्या जो सत्ता पक्ष का रिपोर्ट कार्ड है वो उनको एज दिला पाएगा, या विपक्ष ने जो अपना पूरा एक फहरिस्त बना रखी है और जिसमें चंदा चोरी सबसे टॉप पर है, वो मुद्दा हावी रहेगा? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको तारुफ करवाएंगे। लेकिन आज दिन भर जो सदन में हंगामा हुआ, उसके बीच में नेताओं ने क्या क्या कहा, ये जरा सुन लेते हैं। चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर, ये दिखावे का बजट लाते हैं और मूल बजट का 30% खर्च नहीं कर पाते, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाते हैं। तो वो नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कितने लुटे हैं। मतलब जब से स्थापना हुई, जब ये मंदिर बना, उसे कंस्ट्रक्शन में भी अब उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है, दान पात्रों को लेके उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है, और मैं समझती हूँ सरकार को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वो शायद उनका एजेंडा आज विधानसभा ना चलाने का सुबह से ही सोच कर आए थे। तो उन्होंने आज, मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ हुई कि इस प्रकार का उन्होंने आचरण किया है। हाउस मैंने बहुत अवसर दिया, सुबह 11 बजे मैं 2 घंटे तक उनका बहुत विनम्रता के साथ, बल्कि मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके मतलब अध्यक्ष पीठ की गरिमा से और विनम्रता के साथ मैं कहा कि हाथ जोड़ रहा हूँ, अब चलो अपनी बात कहो। लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे। तो नहीं थे तो अच्छा नहीं है, बस 4.5 वर्ष अच्छा चलता रहा हाउस। जो विधायिका की एक गरिमा हमने बनाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ा धब्बा लगाया है आज हमारे सम्मानित विपक्षी सदस्यों ने। लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। प्रभु श्री राम की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था। उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जी, आस्था की बात करते हैं। जो कभी प्रभु राम को, श्री कृष्ण को नकार देते थे, वो आस्था की बात करें। आज वो बड़े आस्थावान बन गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मुख्यमंत्री जी लगातार अटैक कर रहे थे। उन्होंने ही लीड इट फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने स्वयं से आगे बढ़ करके
उसको लीड किया और उनको पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और दूसरी बड़ी बात यह है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तो ऐसे में उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाया है और सदन की गरिमा को तो ठेस पहुंचाया और साथ साथ में अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो कभी भगवान को मानते नहीं थे, रामलला को कभी मानते नहीं थे, प्राण प्रतिष्ठा का जब कार्यक्रम हुआ हमने इनविटेशन दिया लेकिन वो नहीं गए और आज वो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। तो दूसरा एक ये भी आरोप है कि जिसने चंदा दिया ही नहीं और अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, जब ये सारे विधायक हंगामा कर रहे थे तब उनसे पूछा कि भाई आप लोग चंदा चोरी पर हंगामा कर रहे हैं तो ज़रा कोई रसीद दिखा दीजिए कि आपने कितना चंदा दिया है। एक भी आदमी हमें कोई रसीद दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि उसने चंदा दिया है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चंदा गरीबों ने दिया, दलितों ने दिया, पिछड़ों ने दिया, सब ने चंदा दिया मिलकर के, तो उसकी चोरी कोई अच्छी बात नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, ज़रा हम उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। आकाश राय जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आकाश राय जी आपका। गजराज सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। सम्राट चौहान जुड़ चुके हैं आरएलडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुनील त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी खैर मकदम है। चलिए भाई आकाश राय जी बताइए, दिन भर हंगामा रहा विधानसभा में, विपक्ष मानने को तैयार नहीं। पहली बार खुद सदन के जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष वो झल्ला गए और कहा कि उन्होंने कि पहली बार ये सदन विधायिका को धक्का लगा है और धक्का लगने के साथ साथ में उन्होंने एक समाजवादी पार्टी को विधायक को बाहर भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चंदा चोरी एक बड़ा मुद्दा हो जाए, क्या लगता है कि ये भारी पड़ने वाला आप पर, या आपकी क्या रणनीति है जो आप पलटवार करेंगे? आकाश राय जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आकाश जी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने जो आज किया वो अपने चरित्र के अनुरूप किया। ये तो चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का भला हो हल्ला मचाना, बवाल काटना, सदन न चलने देना, ये तो समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति थी। ये लोग चाहते ही नहीं है कि सदन चले, ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है वो अविरल धारा न चल पाए। ये इन लोगों को किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में बांटने की राजनीति करनी है, कभी पीडीए के नाम पे बांटो, कभी एमवाई के नाम पे बांटो। और ये चंदा चोरी की बात जो है प्रदीप जी, निश्चित तौर पर हम सब ने कहा कि ये जो कृत्य हुआ बहुत ही जघन्य कृत्य हुआ, पाप नहीं महापाप हुआ। और जो लोगों ने ये किया उनमें से किसी को हम छोड़ेंगे नहीं और हमने छोड़ा भी नहीं। पूरा प्रकरण जब हमारे नॉलेज में आया, जब हमारी सरकार के संज्ञान में आया, हमने ट्रस्ट के कहने पे तुरंत एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की फाइंडिंग्स आने के बाद ट्रस्ट के लोगों ने एफआईआर करवाई। एफआईआर के बाद गुण और दोषों को देखा गया, उसके बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब मुझे जरा समाजवादी पार्टी के लोग बता दें या इनके साथी संघाती लोग बता दें, जो लोग लोकसभा में वहां पर नौटंकी कर रहे थे, एक साधु संत का चोला ओढ़ के भगवा पहन के नाटक कर रहे थे, पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, मुझे ये बता दें कि ये 8 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से क्या कोई साधु संत था? क्या इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई एक साधु संत की भूमिका नहीं आई है? किसी एक साधु संत ने कोई चोरी नहीं की, लेकिन विपक्ष के लोगों ने इस देश के साधु संतों को अपमानित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर यह समझिए प्रदीप जी, ये लोग इंटेंशनली ये कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को, बहुसंख्यक आबादी को, उनके देवी देवताओं को, उनके पवित्र धर्म ग्रंथों को कैसे अपमानित किया जाए। और इनके यहाँ एक पूरी श्रृंखला है,
कभी स्वामी प्रसाद मौर्य वो काम करते थे, आज इनके एक कोई भाटी करके प्रवक्ता है वो ये काम करते हैं। इनका मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात जो आपने कही, अभी आपने विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी को कोट किया कि उन्होंने इनके कई विधायकों को बाहर कर दिया और उन्होंने पूछा कि भाई अगर आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने चंदा दिया है तो चंदे की रसीद दिखाओ। तो ये भी सवाल वाजिब है कि भाई आप लोगों ने तो जब राम मंदिर बनाने की बात आई तब तो ये लोग बाबरी मस्जिद की पैरोकारी कर रहे थे। विपक्ष के लोग, इनके नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके बाबरी मस्जिद की पैरोकारी करते थे। इनके नेता तो और इनके साथ के पार्टियां तो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एफिडेविट दे के ये कहती थी कि राम जी काल्पनिक है। आज इनको राम जी की चिंता हो रही है। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये सारा खेल देख रही है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के लोग कैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूरे मंदिर को, कैसे उस पूरे ट्रस्ट को और कैसे उस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को कैसे बदनाम किया जाए, ये काम समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। ठीक है, कुछ सवाल हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि पप्पू यादव ने जो किया वो बहुत ही घृणित काम था, बहुत ही गलत काम था, आस्था को ठेस पहुंचाने का काम था। सवाल उठता है कि हमारे देश में रामलीला भी होती है और रामलीला में तो आप जानते ही हैं कि सभी लोग, कभी कोई राम की भूमिका निभाता है, कोई हनुमान की भूमिका निभाता है और क्या क्या होता है वहाँ पर हम सब लोगों ने देखा है। तो उससे आस्था को ठेस नहीं पहुँचती है? ये तो हर घर में हर जगह पर होता है। जी हाँ आकाश जी। रामलीला या कोई भी मंचन, चाहे वो महाभारत का हो या रामायण का हो, कोई भी मंचन, वहां पे कैरेक्टर प्ले किए जाते हैं। चाहे वहां पे किसी राक्षस का कोई कैरेक्टर हो या किसी देव का कैरेक्टर हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का हो, लक्ष्मण जी का हो, भी ये कैरेक्टर ही प्ले कर रहे थे ना भाई। ये तो आप मान रहे ना कि चंदा चोरी हुई है ना, और चंदा चोरी हुई है तो उसका अपने नहीं, उन्होंने क्यों नहीं अपने आगे तख्ती लगाया और टिन्नू यादव का नाम लिया? क्यों नहीं टिन्नू यादव का नाम लिया? अच्छा ठीक है, पकड़े गए आगे छोटे छोटे आकाश भाई जी छोटे छोटे सवाल हैं, वो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप ही से सवाल है हमारे। आपने कहा कि एसआईटी बना दी, कोर्ट का मामला, कोर्ट में मामला चल रहा है। बहुत आसान है, कोई भी मामला हो, आप एसआईटी बना दीजिए, उसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, कोर्ट में चले जाइए, एक PIL दायर कर दीजिए और बता दीजिए कि ये तो कोर्ट में मामला, इस पर हम बात नहीं कर सकते। तो ये कैसे चलेगा भाई? मुद्दा है तो उठेगा ना। कोर्ट का सहारा लेकर, एसआईटी का सहारा लेकर कब तक लोगों को चुप कराया जाएगा? जी प्रदीप जी, मुझे लगता है कि आप चीजों को बेहतर समझते हैं। इस देश के बहुत माने जाने पत्रकार हैं आप। जो अयोध्या में जो राम मंदिर का ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार अपने हिसाब से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नहीं, होता तो है जब भाई, तक माननीय न्यायालय का कोई आदेश ना हो या आकाश के लोग हमसे कोई कार्रवाई आकाश जी, चाहे मुद्दे तो तमाम सारे वहां पर हैं, लेकिन बहस तो बाहर होती है और हम आप लगातार उस पर बहस करते रहे हैं। कौन नहीं बहस करता? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके पास दोबारा से आएंगे आकाश जी। जी बात रख लीजिए आकाश जी। निश्चित तौर पे बहस करेंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। हम लोग भागने वाले लोग नहीं हैं जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे है और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार तभी हस्तक्षेप करेगी जब माननीय न्यायालय का कोई आदेश होगा या ट्रस्ट के लोग। अरे सुप्रीम कोर्ट की भी क्या कहें आकाश राय जी ना, मामला ये है ना कि जब वो कभी किसी मामले को सू मोटो ले लेता है और किसी मामले पर आंख मूंद लेता है, उस पर भी आजकल तमाम चीजें हो रही हैं। भाई पूर्व कांग्रेस विधायक हैं हमारे साथ में गजराज जी, वो लंबे समय तक सदन में रह। गजराज जी बताइए भाई कि अगर हंगामा यूं ही बरपा रहेगा तो सदन का काम कैसे चलेगा? देखिएगा, जो ये प्रकरण है चंदा चोरी का जी, ये तो सर्वविदित है। ये लटकाने वाला मुद्दा इन्होंने डाल दिया है, तो वरना तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे हालात को देखते हुए बुलडोजर समय से पहले भेज देते हैं और इनके सारे RSS के लोग इनकी देख रेख में इनकी नाक के नीचे ये चोरी नहीं डकैती डाल रहे थे और इस सारे मुद्दे को इन्होंने लटकाने के लिए वो डाल दिया अब की कोर्ट के अंदर। तो ये मुख्यमंत्री जी का अपने आप में सही फैसला नहीं है।
तमाम लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ और वो चोरी हो जाए आरएसएस के लोगों के द्वारा। जब से मंदिर का प्रकरण शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक लूट होती रही है बराबर इसमें। और रही हंगामे की बात, जब रचनात्मक बातें सदन में नहीं होती हैं सरकार के द्वारा, तो विपक्ष के लोगों के पास हंगामे के अलावा, अपनी बात कहने के अलावा और कुछ बचता नहीं है। लेकिन गजराज जी, सवाल ये है, आप तो लंबे समय तक विधानसभा में रहे हैं, आप ये बताइए ना कि जब आप सरकार मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है तो लेकिन आप हंगामा करेंगे तो फिर बहस कैसे होगी? और सदन में नेता सदन बैठे हुए हैं, उस समय भी हंगामा चल रहा है। देखिएगा, ये ऐसी स्थिति क्यों बनी? अगर तत्काल कार्रवाई हो गई होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती विधानसभा के अंदर। भाई कार्रवाई हुई ना, 8 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? वो तो लटका दिया ना उन्होंने। बुलडोजर कहाँ गया बाबा का? बुलडोजर सामने आता है अगर एक आधे आदमी पर भी, जो मुख्य आदमी था, जो करने धरने वाला था, जिसकी देखरेख में हो रहा था, अगर बुलडोजर चल गया होता तो हम बाबा को मानते कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं। कोई निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के अंदर डालने का मतलब हम भी जानते हैं, हम भी 72-73 साल के हो गए, 43 साल सदन में हम भी बैठे हैं कि ऐसे नहीं लटका जाता। नहीं, लेकिन सवाल यही है ना कि वो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इससे सदन की गरिमा भंग हुई, संस्थानों की गरिमा भंग कर रहे हैं आप। ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहे हैं, ना एसआईटी की सुन रहे हैं, सदन की गरिमा भी भंग कर रहे हैं। जी, इस गरिमा को भी भंग करने के लिए मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। अगर बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर शुरू में ही चल गया होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। चलिए ठीक है। सम्राट चौहान जी बताइए भाई, आप तो सरकार के पैरोकार हैं, सरकार में शामिल हैं, तो कह रहे हैं कि गजराज जी अगर बुलडोजर चल गया होता चंदा चोरों पर, और कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, वो बड़े बड़े मगरमच्छ तो अभी तक कहीं पकड़ में नहीं आ रहे, जकड़ में नहीं आ रहे, तो कैसे चलेगा काम? बुलडोजर का कह रहे हैं डीजल खत्म हो गया है। ऐसा है कि ये मुद्दा जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का या राम मंदिर का नहीं है, ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इससे परिचित हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग सरकार में हैं, सरकार का हिस्सा है, और विपक्ष को अपने सवाल पूछने की पूरी जिम्मेदारी है और वो करते भी हैं। ये कोई पहली बार सदन में हंगामा नहीं हुआ है। विपक्ष को हंगामा कर जो है सवाल पूछने चाहिए, लेकिन हम लोगों को यही ध्यान में रखना चाहिए, इन लोगों को, विपक्ष के लोगों को, कि विधानसभा जब चलती है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि विधानसभा को चले और उसमें आपके पास जो भी जनता के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, मंदिर, जो भी मुद्दे हैं, वो जनता के हित में आप रखिए, आप सरकार को बताइए। ये उचित तरीका है। इसमें आपके भैया आप जो बात पब्लिक तक पहुंचेगी, आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिलता है। अगर आप हंगामा करेंगे, इसमें आप उल्टा पब्लिक के पैसे को दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन भाई सम्राट जी सवाल ये है ना कि जब आप लोग विपक्ष में होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में होती है, आप भी जब विपक्ष में होते हैं तो आप भी हंगामा काटते हैं ना, अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए। और सदन में हंगामा कोई पहली बार तो हुआ नहीं है, ये तो इतिहास गवाह है। मैंने तो पहले ही ये बात आपसे कही कि हंगामा पहली बार नहीं हुआ है और विपक्ष के लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन आप इस बात में ये भी देखिए कि अगर सदन चलेगा ही नहीं, नेता सदन जबकि बैठे हुए हैं, और तब उस वक्त अगर हंगामा होगा तो आप ये बताइए पब्लिक तक आप बात कैसे पहुंचाएंगे? सिर्फ एक मुद्दे पर आप बात कर पाएंगे, सड़क, बिजली, पानी, सरकार के मुद्दे, से जुड़े जो भी मुद्दे, इनको आप कैसे नेता सदन तक या सरकार तक या पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे? हंगामे से क्या निकला जरा? नहीं, जो गजराज सिंह जी ने एक जो बात उठाई ना कि अगर बुलडोजर चल गया होता तो ये नौबत ना आती। मैंने बोला कि मामला इतना संगीन है कि जिन लोगों का जो है उससे उचित कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन आप किसी पे भी ऐसे ही कार्रवाई कैसे कर दी जाएगी? आप बताइए कैसे किसी पे भी कार्रवाई? राम मंदिर में जो चोरी हुई,
उसका कोई डिफेंड यहाँ पे नहीं करने वाला है। वहाँ पर जितने लोग थे वो लोग जेल जाएंगे और देश की नजरों में पूरी तरीके से वो भ्रष्टाचारी माने जाएंगे। आप अगर किसी को भी उठा के ऐसे पता नहीं कौन है कौन, वो जांच चल रही है, अगर बिना जांच का अगर एक भी आदमी जो दोषी ना हो वो जेल चला जाए तो जेल तो वो जाएगा ही, देश के आम नागरिक के या सहम लोगों की नजरों में उसकी क्या वैल्यू बचेगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सम्राट चौहान जी की देश एक भी जो अपराधी नहीं है, एक भी जो साफ सुथरा आदमी अगर जेल जाता है तो ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। जरा संदीप जी के पास में चलते हैं, मैं सॉरी माफ करिएगा, मनीष गुप्ता जी के पास चलते हैं। मनीष जी बताइए भाई, वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है आपको हंगामा करने का अधिकार है जब, लेकिन नेता सदन जब सदन में बैठे हों और चर्चा तो उस समय होनी चाहिए थी ना, अनुपूरक बजट था उस पर तो बात करनी चाहिए थी आपको। मनीष गुप्ता जी। जी सर, जी आपको सुन नहीं पाया। हम मनीष जी, सवाल ये है ना कि बात तो सच है कि सदन में जो हंगामा हुआ वो ठीक है, लेकिन जब नेता सदन बैठे हुए हैं तो उस समय तो कम से कम अनुपूरक बजट पर चर्चा तो करनी चाहिए थी ना। हाँ भैया प्रदीप जी, जी भगवान राम के नाम पर सरकार बनाने वालों ने भगवान की जमीन लेने में चोरी किया, 2.5 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदा, भगवान के मंदिर बनाने में कमीशन खाया, चंदा में चोरी किया, लाखों करोड़ लोगों की आस्था भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, उसमें चोरी किया। आपके सामने है 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी हुआ, 8 महीने की सीसीटीवी डिलीट हो गए। इन्होंने तो महमूद गजनवी को भी पीछे छोड़ दिया, इससे 70 बार भारत का आक्रमण किया और इन लोगों ने 40 दिन में 70 बार चोरी किया। सब चीज ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद भी आपने एक नाटक किया SIT बनाने का। हमने देखा कि सैकड़ों SIT देश के अंदर बनी है। उन SITों का होता क्या है? और चंद छोटी मछलियां पकड़ के बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया। आप बताइए ट्रस्ट किसके कहने बना? सुप्रीम कोर्ट के कहने बना? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार ने इनके ट्रस्ट बनाया और योगी जी के बस में है ही नहीं है SIT बना के जांच करना। ये तो खाली दिखावा कर रहे हैं। जी क्यों भाई, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कैसे उनके बस में नहीं है? कैसे कह सकते हैं आप? किसके कहने बना? जी ट्रस्ट किसके कहने बना? सुप्रीम कोर्ट के कहने बना, दिल्ली ने बनाया, केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जांच कैसे कर सकती है? नहीं, लेकिन वो सब ठीक और है। यही मामला प्रदीप जी, अगर इनके अलावा कोई और लोग होते, विपक्ष के लोग होते, आज उनके घर में बुलडोजर चल गया होता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, संघ के लोग हैं, इसलिए सारे नियम कानून देखे जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष के लोगों को जी जेल में डाला जाता है? जी आप मनीष जी, आपको नहीं लगता? मनीष जी एक सवाल है, सवाल ये है, आपको नहीं लगता कि 9,12,000 करोड़ का बजट जो फुल प्लेजेड बजट है वो प्रस्तुत किया गया था और आज 59,000 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया गया, तो उससे देश के लोगों का भला होगा, युवाओं का भला होगा, महिलाओं का भला होगा, मानदेय बढ़ेंगे लोगों को, उस पर तो चर्चा करनी चाहिए थी ना? अरे क्या बात कर रहे हैं? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस पर कभी किसी ने चर्चा की? नीट के पेपर लीक हो गए, 94 ज्यादा पेपर लीक हो गए इस देश के अंदर, किसी ने चर्चा किया? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है जी। भाई चलता हूं, जरा वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ में जुड़े, सुनील त्रिपाठी जी, जरा आप ही जजमेंट करिए, नीट छीर बेवेक करिए भाई। दोनों तरफ से मामला बड़ा गर्मा गया है। चंदा चोरी का मामला तो पूरे देश में ऐसा बन गया कि लग रहा है कि अब ये पूरे देश का एक मुद्दा बन गया है, बड़ा मुद्दा बन गया है। आपको क्या लगता है, आपने राजनीति को करीब से जिया है, क्या लगता है कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने में कामयाब है, या भारतीय जनता पार्टी चैंपियन मानी जाती है इस धर्म के मामले को और कभी भी पलट देगी इनको? देखिए प्रदीप जी, विपक्ष को वही हाल है। एक बाप पैदल जा रहा था, बेटा घोड़े जा रहा था। लोगों ने कहा अरे इतना नीच आदमी है, ये पैदल जा रहा, बेटे के ऊपर बैठाया है। उसने तुरंत बेटे नीचे कर दिया, खुद बैठ गया। फिर लोगों ने कहा अरे तो बेवकूफ आदमी है, बेटा नीचे अपने ऊपर बैठा है। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, दोनों लोग पैदल चलते हैं। फिर लोगों ने कहा ये तो बहुत मूर्ख है, घोड़ा साथ में फिर भी पैदल चल रहा है। तो विपक्ष का हाल मुझे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि जिन मुद्दों पर वास्तव चर्चा होनी चाहिए जी, उन पर कोई चर्चा न संसद में हो रही है, न विधानसभा में हो रही है। नहीं, तो ये बड़ा मौजूद बात कही आपने। ये बताइए, तो क्या चंदा चोरी कोई मुद्दा नहीं है क्या? ये कोई मुद्दा बनेगा नहीं? जी
प्रदीप जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जांच करने का अधिकार नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है कि जिस क्षेत्र में घटना होती है वहां का इंस्पेक्टर ही जिम्मेदार होता है सबसे पहले, चाहे चोरी की हो, चाहे डकैती हो, चाहे मर्डर की हो। दिल्ली भी भले ही सुप्रीम कोर्ट जी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कमेटी गठित की गई, मंदिर की समिति बनी, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी चोरी घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसकी जांच क्यों नहीं कर सकती? मेरा तो पहला सवाल यही है। दूसरी बात, आपने भी समर्थन किया कि पप्पू यादव, जो कि वो जी हम लोग मतलब प्रोग्रामों में दिखाते रहते हैं या भगवान राम के इस तरह से, चाहे रामलीला हो या अन्य कार्यक्रमों में दिखाते रहते हैं। मैं उस दिन भी कह रहा था बड़ा निवेदन साहब कि ये रंगमंच नहीं है। लोकसभा विधानसभा ये करोड़ों भारतवासियों की आत्मा है, जहां दीन गरीब शोषित वंचितों के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए चर्चा होती है, वहां ऐसा रंगमंच का आवंटन करना, दिखाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैं इस बात का समर्थन कतई नहीं करता हूं। और राहुल जी जिस तरह से पैसा डाल रहे हैं, अगर ऐसे ही पैसा इतने अयोध्या में डाल दिए होते तो भाजपा कहीं और होती, कांग्रेस कहीं और नहीं ये एक बात बताइए ना सुनील त्रिपाठी जी, किसी चीज को लेकर के स्किट करना, ड्रामा करना, इसको आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं भाई? बहुत सारी चीजें ड्रामे के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। ड्रामे के रूप में प्रस्तुत की जाती है, मैं भी कहता हूं, लेकिन ड्रामा वहां कीजिए, ये मंच नहीं है जी। ये लोकतंत्र की आत्मा है, जहां ड्रामा कर रहे हैं, ये वही आत्मा लोकतंत्र की, वो भाई सुनील त्रिपाठी जी, लोकतंत्र की वही आत्मा है जहां सांसद और विधायक खरीदे और बेचे जाते हैं। जहां का 50% सांसद अपराधी है और 27% तो सांसद ऐसे हैं जो गंभीर अपराधों में लिप्त हैं। तो कहां पवित्रता की बात? बहुत अच्छा करती है, मुझे याद दिला दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। देखिए अभी जिला मानता प्राप्त कितने अपराधी, उनकी जांच का आदेश हो गया है, उनकी सूची मांगी जाए, अधिवक्ताओं सूची मांगी जा रही है, लेकिन माननीय न्यायमूर्ति जी, आप उन अपराधी नेताओं का सूची मानेंगे जो उनके राजनीति से बाहर करेंगे? हाँ, न्याय तो देश में सबके ही समान होना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, सुनील त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पहली बार संसद का रुख किया था, वहां पर उसकी माटी को चूम करके कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह संसद पूरी तरह से पवित्र हो जाए और 2 साल के अंदर सबके केस फाइनल हो जाए, जो इसको जेल जाना है वो जेल जाए। लेकिन आज भी इसके लिए जिम्मेदार जी, इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी नहीं है, उसका जिम्मेदार हम आप जनता है। अरे भाई, क्या भोली भाली जनता पर आप आरोप लगा देते हैं हम लोग? आप बताइए, सारी पार्टियां, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात मुझे कहने मौका दे दीजिए। जी बताइए पूरी बात। देखिए, मैं कांग्रेस के पीरियड बाद देख रहा हूँ, जितने अपराधी थे लगभग नेता बन गए, चाहे जिस पार्टी में चले गए, क्योंकि नेताओं उस एक्शन देते थे अपराधी। उन्होंने देखा कि जब नेताजी को नेता बना सकते हैं तो खुद अपना बन जाए। और अगर किसी अपराधी राजनीतिक लोग टिकट देते हैं तो हम उसको वोट क्यों देते हैं? हम जानते हैं कि छवि अच्छी नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, हम वोट दे करके उसको विधानसभा या लोकसभा पहुंचाते ही नहीं पहुंचाते? मेरा सवाल आपसे बताइए। मैं बता रहा हूं, जब हम उसका समर्थन करते हैं। जी बताइए। जी सुनिए, सवाल ये है कि जब सारी पार्टियां इसी तरीके के माफियाओं को टिकट दे देंगी एक ही विधानसभा में, तो वो प्रदेश की वहां की जनता क्या करेगी बेचारी? एक उसी कोई ब्रजेश सिंह को टिकट दे देगा, तो कोई किसी जो इलाहाबाद वाले थे अपने, या जो मऊ के जो थे उनको टिकट दे देगा, तो बेचारी जनता क्या करे? जी नहीं तो नोटा भी तो है पास, आप बस स्वीकार कीजिए। ऐसे अपराधियों को अगर टीएन सेशन साहब ना होते, मतलब जितना दोष है, सुनील जी माफ करिएगा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, जितना भी दोष है वो सब आम जनता का ही है। ये अगर जो भी देश में गड़बड़ हो रहा है वो सब आम जनता करती है। माफ करिएगा, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नेताओं को भी समझना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात से समर्थन करता हूँ जी। जनता दोषी इसलिए, जनता मैं अपनी बात पे कायम हूँ, इसलिए जनता ही अपराधियों चुनी बेचती है वहां से। देखिए, ये लोकतंत्र है और आप अपनी बात पर कायम रहें, ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो बात है वो कि मैं तो जनता के साथ में हूँ, जनता क्या करे बेचारी? जनता को तो आप लोग, जनता को तो 5 किलो राशन दे दीजिए, वो मस्त हो जाती है। चलिए आकाश राज जी के पास चलते हैं। आकाश राज जी बताइए भाई, ये जो पूरा मामला है, क्या लगता है कि ये, अच्छा सुनील त्रिपाठी जी एक बात बता दीजिए मुझे फाइनल चलते चलते आपसे, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा चंदा चोरी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे विपक्ष के हाथ में देती जा रही, मैं तो बार बार कहता हूँ।
चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे मंदिर का मुद्दा हो। अगर विपक्ष सही ढंग से उसको भुना पाएगा तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 27 सफर उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है, जो मैं आकलन कर रहा हूं, मेरा आकलन है। ये ठीक बात, इसीलिए मैंने आप दे रहे हैं। एक सेकंड हमको दे दीजिए जी जी, एक सेकंड अपनी बात रख लीजिए। हमारे सामने पूर्व विधायक जी बैठे हैं जो कह रहे थे 42 साल मैं विधानसभा में रहा हूं। मैं हाथ जोड़ पूछना चाह रहा हूं कि जो दौर आपको अपने कार्यकाल में दिखता था, क्या आज दिख रहा विधायक जी? कुछ बदला कि नहीं बदला है? जी बहुत बदला। ठीक है आकाश राज जी, ये कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी सुनील त्रिपाठी जी कि अगर आपने इसका कोई इलाज नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा, ये देश में बड़ा मुद्दा बन रहा है और ये 27 में आपके लिए बहुत मुश्किल पेश कर देगा। नहीं, हमने कहा ना कि कहीं कोई मुद्दा नहीं, इसको मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता जानती है, इस देश की जनता सत्य को समझती है और इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पर, योगी जी पर भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा वो किया। हम डिलीवर करने वाले लोग हैं, हम हवाबाज लोग नहीं है कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, इन लोग, ये सारे के सारे लोग राम मंदिर के विरोधी थे। ये सारे के सारे लोग ये नहीं चाहते थे कि वहां पे राम मंदिर बने। प्रदीप जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, इन्हीं में से बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि वहां पे अस्पताल बना दो, कोई कहता था शौचालय बना दो। किस किस प्रकार की मानसिकता के लोग थे। हमने तो लड़ाइयां लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने संकल्प पत्र में इस बात को कहा कि हम राम मंदिर निर्माण का रास्ता वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शित करेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान किया। ये तो न कोर्ट पे भरोसा करते हैं, न संवैधानिक। मनीष गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी अपनी बात रख लीजिए भाई। जी बताइए। जी जी सवाल है, विश्व हिंदू परिषद ने लड़ाई लड़ी कि भाजपा ने लड़ाई लड़ी? आकाश जी बताइए कैसे लड़ाई लड़ी? जी जी, बीजेपी वाले इसी मुगालते में रहे कि विपक्ष वालों को समझ में नहीं आ रहा है, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखा जेनजी ने कैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाया, इसी मुगालते में रहे बीजेपी वाले, कोई दिक्कत नहीं है। वो धीरे धीरे राज खुल रहा है, कैसे टूल किट का इस्तेमाल किया विदेशों का। अब सरकार एक एक धागे खोल रही है। जी मनीष जी चलिए, गजराज जी बताइए भाई कि कह रहे हैं कि कोई ये मुद्दा उद्दा नहीं बनेगा और मुगालते में आप लोग ना रहिए, योगी जी हैं और मोदी जी हैं, बस आप लोग उनके आगे कहीं ठहरते नहीं है। मैं बताना चाहूंगा जी, मुद्दे का टेलर तो इन्होंने अभी जो 2 दिन पहले चुनाव हुआ वो देख लिया ना। जो 2 दिन पहले टेलर हुआ है मध्य प्रदेश का, बिहार का, वो इनके सामने आ गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जनता त्राही करके बिल्कुल परेशान है और चुनाव जो जो आते रहेंगे इनको सबक मिलता रहेगा, क्योंकि बड़ी मछलियों के द्वारा सारा का सारा चंदा इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाया गया है। ये मुद्दा 100% बनेगा। प्रदीप जी पूछ लीजिएगा, पुराने हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि ईवीएम अब ठीक है कि नहीं है। बताइए भाई, गजराज जी बताइए, ईवीएम ठीक है ना? इसमें भी इनकी चाल हो सकती है कि आगे आने वाले चुनाव में हम ये शो करेंगे साथ में। चलिए इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये जैसे आए उसी ढंग से चलना है इनको। गजराज जी, लेकिन सवाल ये जो आप कर रहे थे कि इसमें इतनी चाल है, षड्यंत्र में, वही बताना चाह रहा था आपको। सवाल ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने गजराज जी लालू यादव को भारतीय जनता पार्टी ने निपटा दिया है और अब विपक्ष की भी भूमिका में उनको निपटा देना चाहते हैं, उनके बेटे को, और इसीलिए पांडे जी को आगे कर दिया विपक्ष की भूमिका में। वो तो देखिए जी, विपक्ष अपनी बात कहता है, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाता है। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा था। मुद्दों को उठाने ना दे जी, मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। विधानसभाओं के गजराज जी, जो आपने बिहार की बात की ना, तो ऐसा नहीं है कि निमट गए हैं। हमारे जननायक नेता माननीय राहुल गांधी जी जो पूरे देश के अंदर घूम करके सारे मुद्दों को देख रहे हैं और कोशिश करते हैं लोकसभा में उठाने के, वो इनके सामने है। ना गजराज जी, मैं दूसरी बात कर रहा था।
मैं कह रहा था बिहार के जिस चुनाव की आपने बात की, मीसा भारती कह रही हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड है और वो विपक्ष का अब रोल अदा करेंगे, यानी कि विपक्ष भी गए आपके हाथ से, सत्ता तो गए गए बिहार में। गजराज जी, देखिए, जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है जी। मैंने 9 चुनाव लगातार लड़े हैं, उन फैसलों को स्वीकार किया है। मैं जीता भी हूँ कई बार और हार का भी मुंह देखना पड़ा है, लेकिन जनता के फैसले को बिल्कुल चूम करके मैंने उसको स्वीकार किया है। नहीं, अब एक तो ऐसा नहीं है जी गजराज जी कि गजराज जी जल्दी से बता दीजिए कि ईवीएम ठीक है ना? अब ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी क्या है? हमारे लोग जागरूक थे, जागरूक होकर के सबने सामना किया है और वो जो फैसला था जनता का वो आपके सामने आया है। चलिए, सुनील त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भाई सुनील जी। मैं विधायक जी पूछना चाह रहा हूँ जी, ज्ञानेश कुमार जी ईमानदार हैं? आपके प्रति आस्थावान है कि नहीं है? आस्थावान है, क्योंकि इस बार आपकी कोई डिबेट नहीं बोल रहा कि ज्ञानेश कुमार जी जैसे ऐसी दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो दो बधाइयां मैं देना चाह रहा हूं कि आप वहां से जीते, इसकी बधाई, और ज्ञानेश कुमार जी को नहीं पूछा गया, इसकी बधाई। चलिए, सम्राट चौहान जी आप बताइए भाई, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे संभलेगा? अगर ये चंदा चोरी का मुद्दा रहा तो जाट तो बड़ा धार्मिक होता है और उसी की आप राजनीति करते हैं। वो किसान से पहले जाट जो है वो धार्मिक काफ़ी होता है। तो जिस तरीके से ये चंदा चोरी का मामला पूरे देश में उठ रहा है, उसकी भी आस्था को चोट तो पहुंची है ना? इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये आस्था का मामला है, ये पूरे देश का मामला है, मात्र पश्चिम उत्तर प्रदेश या किसी एक प्रदेश का मामला नहीं है। देश, ये राम मंदिर की आस्था, राम भगवान के प्रति आस्था पूरे देश के लोगों में है और अपार आस्था है। तो इससे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इससे किसी को वो नहीं होगा, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी चीजें हैं वो आपके सामने जल्दी होंगी और हम लोग जो है सरकार का हिस्सा है। तो जवाब देने के हमें कोई विपक्ष के जो भी तौर तरीके हैं प्रदर्शन करने के, उसका मैं पूरा स्वागत करता हूँ। उससे नहीं, हमारी पीड़ा इसलिए है कि आप सदन को चलने दो, उनसे जो भी चीजें हैं, जो भी समस्या आम बच्ची, उनको आप पटल पे रखिए, तभी तो काम होगा ना, तभी तो हम उत्तर देंगे, तभी सरकार उत्तर देगी और तभी पब्लिक तक बात पहुंचेगी कि आप किस मुद्दों को, उनकी किस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा तो आप जी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर हर आदमी की पैनी नजर है। तो जिस तरीके से सरकार भी इस चीज को भली भांति जानती है, तो इस पर ऐसा, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कोई ऐसा व्यक्ति के ऊपर आरोप ना लग जाए जो इसमें शामिल ही ना हो, क्योंकि हर देश का या सरकार का हर व्यक्ति तो इसमें शामिल नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी, ये बता दीजिए ऐसा जी सम्राट जी, जल्दी से बता दीजिए कि आपकी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है इस मुद्दे से, इस मुद्दे की, इस चुनौती से निपटने के लिए। हम किसानों के मुद्दे पर हमेशा रहते, आज भी है, और किसान पूरे देश में है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए ही काम करते हैं कि किसान ही जो है, चाहे राम मंदिर के जो हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जिस भी विभाग का हो, किसान का नेता तो हर जगह पे है, IAS भी है, चपरासी भी है। तो हम पूरे देश की बात करते हैं। मतलब आप चंदे की बात नहीं करेंगे, आप किसान की बात करेंगे जो हमेशा से बात करते हैं। जरा बताइए, जल्दी से बताइए आकाश राय जी भाई, ये मुद्दा कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए। ईवीएम तो ठीक है, नहीं प्रदीप जी, हमने कहा ना कि हम काम करने वाले लोग हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं लगातार। हमने 9 सालों में रिकॉर्ड तोड़, एक से एक अमूलचूल परिवर्तन लाए हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की जनता को ये पता है। और जब 2027 का चुनाव हमारे सामने आएगा तो हम अपने कामों को लेकर जाएंगे। आकाश जी, आप अपने कामों को लेकर के जाएंगे। सुन लीजिए, सवाल ये है, आप अपने कामों को लेकर के जाएंगे। मायावती जी की सरकार थी 2007 से 2012 तक, आप भी जानते हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अखिलेश जी की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, दम भरते थे कि हमने इतना काम कर दिया कि जनता अब हमको हटा नहीं सकती। आज उनकी स्थिति क्या है आप जानते हैं? कहीं ये दम प्रदीप जी, हम तो
नहीं, वो कहते थे ना कि हमने काम किए हैं, काम बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि काम नहीं कारनामे बोलते हैं। हम तो अभी भी समाजवादी पार्टी के लोगों को चैलेंज करते हैं कि वो अपने 2012 से लेके 2017 के 5 साल के कार्यकाल पे चुनाव लड़ ले। इन लोगों की हैसियत नहीं है कि ये समाजवादी पार्टी के चुनाव नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते। जब ये पीडीए कहते हैं प्रदीप जी, तो पीडीए कहने का तात्पर्य इनका ये होता है कि जब ये समाजवादी पार्टी का नाम लेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता इनके जंगल राज को याद करती है, इनके गुंडा राज को याद करती है, इसलिए अपने पार्टी का नाम भी लोगों के बीच में नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये पीडीए का खेल करते हैं। लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदैव रहा है, आगे भी रहेगा, और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हमें मिलने वाला। गजराज जी बताइए भाई, उनके पास प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, क्या लगता है प्रभु जी आप किसको आशीर्वाद देंगे? प्रभु राम भगवान जी का आशीर्वाद इनके साथ है। इसका मतलब भगवान जी ये कह रहे हैं कि डकैती डालो, मेरे पास में रह करके डकैती डालो। इस डकैती का ही भंडाफोड़ जो हुआ है, ये 27 के चुनाव में इनको मालूमात पड़ जाएगा। तो भगवान जी आशीर्वाद जो अपने दे रहे, कहाँ चले जाएगा इनका? इनको खुद ही अभी इन चुनावों में भगवान जी ने जो आशीर्वाद दिया था उसी का तो फल है इनका, और 2027 में भी यही देखने को मिलेगा। एक वरिष्ठ विधायक है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा की मैं उम्मीद नहीं करता इनसे। क्या बोल रहे हैं ये, इनको खुद नहीं पता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में। नहीं, आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि डकैती डाल करके माल को ऊपर पहुंचाओगे, हम चुपचाप मुंह पर उंगली रख करके बैठे हैं, बहुत अच्छा भैया। इस प्रकार की भाषा बोलेंगे आप? कभी कहते हैं काल्पनिक है प्रभु श्री रामचंद्र जी। चलिए ठीक है। अरे भगवान राम जी जब ताले में बंद थे, वो भी कोर्ट का आदेश हुआ था, उसको भी ताले को हमने खुलवाया था। तुम लोग तो राजनीति करते हो, वोट को तोड़ने की राजनीति करते हो, तुम्हारे भगवान राम से कोई मतलब नहीं है। भगवान राम में तुम्हारी कोई आस्था नहीं है। हम भी हर दूसरे तीसरे महीने में भगवान राम जी का दर्शन करने जाते हैं, ऐसा नहीं है। गजराज जी, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं चलेंगी ना। एक तरफ आप कहते हैं कि ताला आपने खुलवाया, फिर आपकी सरकार 2008 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहती है कि राम जी काल्पनिक थे, तो दोनों बातें सत्य नहीं हो सकती। जो कोर्ट का आदेश हुआ, हमने कोर्ट के आदेश को माना, कोर्ट के आदेश को मान के ताला खुलवाया। तुम लोग राजनीति कर रहे थे जब भी, और आज भी राजनीति कर रहे हैं कोर्ट के आदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। मनीष जी बताइए कि आप तो E20 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल जी लगातार कभी प्रधानमंत्री जी का आवास घेरने जाते हैं, कभी कोई वो कार्यक्रम कर रहे हैं। गजराज जी जरा आप जी प्रदीप जी देखिए, नहीं ये बता दीजिए कि आपका मुद्दा कौन सा है? E20 मुद्दा है या चंदा चोरी पर भी जाएंगे आप, विपक्ष के साथ खड़े होंगे? देखिए 2021 के अंदर सबसे पहले हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने मुद्दा उठाया था, कैसे 2.5 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया था। तो अभी भी इस मुद्दे को उठा रहे लगातार। नजूल की जमीन को इन लोगों ने खरीदा और दान की जमीन को इन लोगों ने खरीदा। 3 करोड़ की जमीन को इन लोगों ने 24 करोड़ में खरीदा। तो पूछना चाहता हूँ किसका पैसा था? ये गरीब जनता का पैसा था। देश के करोड़ों हिंदुओं ने पैसा दिया था, मुस्लिमों ने पैसा दिया था। 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इकट्ठा किए थे, और ये लोग बैठे चंदा चोरी कर रहे हैं। चंदा चोरी, और उस ट्रस्ट के मुखिया कौन है? चंपत राय। तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। आज चंद मछलियों को गिरफ्तार करके आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो चंदा चोरी भी मुद्दा है, और देश के अंदर पेपर लीक भी मुद्दा है। और आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कहा भी E20 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 30 करोड़ गाड़ियों के अंदर जबरन आप 20% गन्ने का रस मिला रहे हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अमेरिका के आगे घुटने टेक चुके हैं। अमेरिका का एथेनॉल खपाने के लिए मोदी जी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। चलिए आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश जी रख लीजिए अपनी बात। देश के लोग परेशान हैं, उनकी गाड़ियों के इस प्रकार का भ्रम फैलाया जाएगा देश में, ये ठीक बात नहीं है। आपका चैनल एक नेशनल चैनल है, E20 पेट्रोल की बात कर रहा है। इनको पता होना चाहिए कि विश्व के बहुत सारे देश, चाहे उसमें ब्राजील हो,
चाहे अमेरिका हो, चाहे थाईलैंड हो, या ऐसे आधे दर्जन देशों के नाम मैं बता दूंगा जहां पे दशकों से E20, E15 पेट्रोल यूज किए जा रहे हैं। बताइए भाई आप मनीष पहले जी। अपनी जानकारी ब्राजील में E10 के ऊपर कहीं पेट्रोल यूज नहीं होता। ब्राजील में E10 ब्राजील में E20 की बात छोड़िए, वहाँ भी ब्राजील ऑप्शन में दिया E25 जाता की है, तरफ पड़ रहा है। वहाँ विकल्प आपको दिया कुछ जाता पता है नहीं कि है। आप हवा E10 में बात लेंगे, करते हैं आप E10 लेंगे कि ओरिजिनल पेट्रोल लेंगे, वहाँ ऑप्शन दिया अरे जाता मैं है। कह मैं कह रहा हूँ आप दोनों ऑप्शन दे दीजिए, 1980 के दशक से एक पेट्रोल दे यूज दीजिए, किया जा रहा E20 वाला है। भी दे दीजिए। आपको पता ही नहीं है कुछ। E20 का भारत भी में ऑप्शन दे दीजिए, 2001 पेट्रोल से का भी दे इथेनॉल दीजिए। ब्लेंडिंग शुरू हुई है। आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाते हैं बैठ के टीवी चैनल पे। आप बताइए, अभी संसद के अंदर कहा है सरकार ने कि 6 से 9% तक माइलेज कम होता है, कुछ रबड़ के पार्ट खराब होते हैं, ये संसद में सरकार ने कहा है। अब आप दूसरे और मुद्दे आप पे आ गए। E20 अभी आप दीजिए, साथ में पेट्रोल भी दे डाला दीजिए, जा अब रहा दूसरे है। मुद्दे पे क्या है? E20 का ही मुद्दा है। जी चलिए मनीष जी, क्या लगता है कि ये मुद्दा आपका E20 का मुद्दा नेशनल मुद्दा है और चंदा चोरी का मुद्दा उत्तर प्रदेश का मुद्दा है क्या, मनीष गुप्ता जी? देखिए, दोनों मुद्दे हैं। भगवान राम पे करोड़ों लोगों की आस्था है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, हमारे लिए आस्था है। अच्छा। और भगवान के नाम पे चोरी करना ठीक है। सबसे बड़ा घृणित कार्य है। जिन लोगों ने भी किया है जी। उनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। भगवान भी माफ नहीं करेगा। E20 का मुद्दा जी भगवान भी माफ नहीं करेगा। भगवान भी माफ इसी का नहीं करेगा, नतीजा ये आपने देखिएगा, अच्छी बात करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हो जाए। साफ हो जाए। सम्राट चौहान जी जल्दी से बताइए भाई, कह रहे हैं कि 26,000 स्कूल बंद कर दिए गए, 69,000 भर्ती का जो मामला था उसमें दलित पिछड़ों का आरक्षण हक मार दिया गया, यह भी एक बड़ा मुद्दा है, कैसे निपटेंगे इससे? देखो ठीक है, मुद्दा है जो स्कूल बंद किए गए, उन स्कूलों में बच्चे नहीं थे तो हर चीज में अरे आप जब बुलाएंगे नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? पहले घर घर से बुला करके लाया जाता था कि आइए चलिए, अब आप भगा देंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? ऐसा नहीं है, बच्चों को कोई नहीं भगाता है। आज आदमी जागरूक जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर पढ़ाना चाह रहा है, तो आप सरकारी स्कूल का मैं ऐसा विरोध नहीं करता, वो तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, हर आदमी वहाँ पे नहीं पढ़ा सकता सरकार प्राइवेट स्कूल में, ये बात मानता हूँ। लेकिन वो मात्र वही स्कूल बंद किए गए जिनमें बच्चे ही नहीं आ रहे थे। अरे भाई, बच्चे बुलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, ड्रॉप आउट कम हो इसलिए टीचरों को लगाया जाता था कि वो घर घर जाएं, बच्चों को लेकर के आए। ये कोई हल थोड़ी नहीं है कि जो बच्चे नहीं आ रहे तो स्कूल बंद कर दिया जाए। देखिए आज की डेट में, आज का जो समय है, आज हर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा धकेल रहा है कंपेयर टू सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूल में वही लोग, सम्राट जी प्राइवेट स्कूल में वही पढ़ा सकते हैं ना जिनके घर में पैसा है। ये जो प्राथमिक स्कूल है ना, ये बहुत ही गरीब और बहुत ही वंचित समाज के लोगों के लिए स्कूल है, जिनका जी सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर लोग नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे हैं, अरे भाई, बच्चे बुलाने की जिम्मेदारी आपकी है। घर घर जाते थे पहले टीचर, बच्चों को बुला करके लाते थे कि आओ, खाना भी इसीलिए शुरू किया गया था कि आपको खाना भी मिलेगा, आप आइए, आपका एनरोलमेंट किया जाएगा। देश पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। बिल्कुल, देश पढ़ेगा और देश बढ़ेगा तभी, क्योंकि देश का पढ़ाई का ग्राफ हर साल बढ़ता ही रहा है, यहाँ पे नहीं घट रहा है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों की मानसिकता ही पूरी तरह से चेंज हो गई है कि अब हमें सरकारी। मनीष जी कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं भाई, बताइए मनीष जी। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, किसी की रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, हिंदू में छपा है और उसमें कहा गया है कि देश में 94,000 स्कूल पिछले 10 सालों के अंदर बंद हुए। हर रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं इस देश के अंदर। अब कौन सी नीति की बात आप, प्राइवेट स्कूल में कौन पढ़ाना चाहता है? आप बताइए, पैसे कहाँ जो पढ़ाएगा? हर घर आप करके बताइए भाई, सम्राट चौहान जी जवाब दीजिए। 25 स्कूल पर डे बंद हो रहे हैं पूरे देश में। देखिए प्रदीप जी, मैंने पहले ही बोला कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हर आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। ये बढ़िया अच्छी बात है, बिल्कुल। देखिए सम्राट चौहान जी, मैं आपकी छोटे भाई के तरीके से बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि आप जो चीज़ें सही हैं उनको आप एडमिट भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। जल्दी से गजराज सिंह जी जल्दी बताइए भाई, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या कि ये 26,000 स्कूल बंद हो गए उत्तर प्रदेश में,
पूरे देश में 96,000 स्कूल मेरे बंद हुए। सम्मानित मित्र जो अपनी अपनी बातें कर रहे जी। हैं, अब तो सरकार ने एक चोरी का मामला और निकाल दिया है। जब उनके खुद के बस की नहीं है, जो स्कूल बंद हो गए हैं, तो गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दर्जा 1 से ही फ्री की अपने एजुकेशन दिलाने के लिए जी। एडमिशन के अपना आदेश कर दिए जी। हैं। हर सरकारी स्कूल में 10 बच्चे गरीबों को दाखिला देना पड़ेगा। जी। और सरकार कहती है कि प्रत्येक अरे बच्चे कहाँ की दे रहे हैं? फीस प्राइवेट स्कूल क्यों 400 बैठा रुपया लेंगे? देंगे। लेकिन गजराज वो जी, आप तो 4-4, इतने बड़े 5-5 साल से विधायक पहले हैं, आज ये भी प्राइवेट उनकी स्कूल फीस उन बच्चों उन्हें दी नहीं को गई है बाकी सरकार बच्चों के के साथ द्वारा। में बैठा लेंगे ही नहीं, सबसे बैठाते ही नहीं है। ठीक है, मतलब अब आप देखिए, जब हम पढ़ते थे जी। 55 रुपए ठीक है कुल गजराज तनख्वाह जी, मिलते थे, माफ करिएगा, जो समय हमारे कम है, टीचर समय थे। का अभाव है, आज जल्दी से। किताबें फ्री है, जी, जी। जूता फ्री है, ठीक है। मोजा फ्री है, खाना फ्री है, जी। वजीफा फ्री है, फिर भी बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहता। हाँ। कारण क्या है? कारण क्या बताइए सरकार विफल भाई, है। जल्दी से बताइए आकाश जी। इतना सब कुछ, अंडा भी देने के बाद में, दूध भी देने के बाद, मलाई देने के बाद भी बच्चा क्यों नहीं आ रहा है स्कूल में? आकाश राय जी। नहीं, ये सवाल तो बहुत ही वाजिब है, और ये सवाल सरकार भी इसके पीछे के पहलुओं पे जानने के लिए लगी हुई है। निश्चित तौर पे सरकार सारी व्यवस्थाएं देती है। हमारे जो परिषदीय स्कूलों के शिक्षक हैं वो ज्यादा क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा हम उनको अच्छी सैलरी देते हैं। हम ठीक है। बच्चों को फ्री में स्कूल गणवेश क्यों बंद हो देते रहे? हैं, जल्दी फ्री से में बताइए भाई, भोजन एक देते हैं, सेंटेंस फ्री में किताबें में देते समय हैं। इतना ही। सुनील त्रिपाठी जी बताइए भाई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। देश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है बता रहे हैं, जबकि जो एनईपी है 2020 उसमें कहा गया कि 6% बजट एजुकेशन के लिए दिया जाना चाहिए, लेकिन मात्र 2.5% ही दिया जा रहा है। क्या ये भी मुद्दा बनेगा? जी, मुद्दे तो तमाम मुद्दे हैं। ये सत्ता जिसकी होती है उसके विपक्ष में तमाम मुद्दे पैदा भी होते हैं, जनता उबती भी है। जी। जिस तरह से विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, वास्तव में ये बहुत शर्मसार स्थिति पैदा हो रही है गाँव में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय आप देखिए गांव तक फैल गए हैं। वो विद्यालय किसके हैं? किसी गरीब के हैं। ये भी बड़ी बात है। मालवीय जी के विद्यालय हैं, मालवीय जी के एमपी विद्यालय एमएलए के हैं, मिनिस्टरों के हैं, ज्यादातर MP, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें हैं। भी। ठीक है, हमारे समय इतना ही है, समय हमें इतना ही की ज्यादा देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चंदा चोरी देश का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और चूंकि समाजवादी पार्टी जो कभी माई कॉम्बिनेशन के लिए जानी जाती थी, अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या देश की जनता इस बात को स्वीकार करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और तमाम और भी मुद्दे हैं, और सदन का ना चल पाना, सदन की गरिमा गिरना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और वो तब जब नेता सदन वहां पर मौजूद हो, तो ऐसे में सदन चलना चाहिए। और यही कारण था कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक विधायक को आज बाहर का रास्ता दिखाया। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी कह दिया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आपकी विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे। लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। उंगलियां उठाई जा रही है, जमीनों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है, दान पात्रों को लेकर उंगलियां उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देश की धरोहर है। आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं।